मिस्टर मोहित मोदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि डायरेक्टर इक्विटीज़ हैं क्रिसल रिसर्च के। मोहित, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट पे ही आपका रिएक्शन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट चला है, एटलीस्ट ये तो तय है कि इंस्टीट्यूशनल के पैसे ने काफ़ी कमाल दिखाया है। लेकिन क्वेश्चन यही आके खड़ा होता है कि इंस्टीट्यूशन का पैसा जब जब मार्केट को चलाता है तब तक कॉज ऑफ अ कंसर्न भी है, क्या ये हॉट मनी बन के बाहर तो नहीं आ जाएगा? आपका व्यू क्या कहता है कि जो पैसा अब तक लग चुका है इंस्टीट्यूशंस का मार्केट में, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ना कि हॉट मनी है? देखिए, क्रिसल रिसर्च का अनुमान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 2013 तक मार्केट 5700-5800 के आसपास रहना चाहिए, और हम वही अनुमान अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। एक आपका कहना सही है कि अभी कुछ तेज़ी आई है, और क्या वो शॉर्ट टर्म है, उसको देखने के लिए मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म नज़रिए को सोचूंगा। अगर आप देखते हैं तो इस साल जीडीपी ग्रोथ होने का अनुमान करीब 5.5% है। अगले साल भी कंसोलिडेशन या और थोड़ा जो पिछले कुछ सालों में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनके सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, वो जनरली एक पोजीशन लेते हैं समवॉट अहेड ऑफ द टाइम। एंड अगर आपका प्रश्न ये है कि क्या ये पैसा वापस जाएगा, हम क्रिसल रिसर्च का अनुमान है कि ये आज जिस लेवल पे मार्केट है वो एक फेयरली वैल्यूड मार्केट है। इसमें आज भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें आज भी सेलेक्टिव स्टॉक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बहुत उपलब्ध है। और अगर इंस्टीट्यूशंस उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा वैल्यूएशन अगर स्ट्रेच हो रहे हैं, मे बी दैट इज़ बिकॉज वी थिंक कि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखेंगे तो हो सकता है कि उनमें लॉन्ग टर्म में आपको निवेशकों को फ़ायदा मिले। तो कुल मिला के क्रिसल रिसर्च का तो ये मानना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फेयर वैल्यूड है। ऐसा नहीं है कि बाजार में जल्दी जल्दी इंस्टीट्यूशन वापस अपना पैसा लेकर निकलेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे। शेयर बाजार लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, अनिल मंगनानी और मोहित मोदी। अनिल, सेक्टोरली अगर इस समय बाजार को अपना मोमेंटम आगे चलाना है तो आज के लिए खास तौर पे किन खास सेक्टर्स पे आप ध्यान देंगे? आई थिंक क्लियरली जब भी बाजार एक तेजी के माहौल में है तो पहला सेक्टर लीड से CNX बैंक निफ्टी 11,950 का एक रेजिस्टेंस था, उसको पार करके ऊपर बंद दिया है। क्लियरली यू वुड एक्सपेक्ट सम मोर अप मूव, एंड आई थिंक ऑल्दो काफ़ी टाइम से उम्मीद रहा है कि PSU बैंकिंग कैचअप करना चाहिए, वो इतनी उम्मीद से तो नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट फ्राइडे के दिन जिस तरह से थोड़ा PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI चला है, होपफुली दैट विल कंटिन्यू, बट क्लियरली आई थिंक अभी भी मोमेंटम इज मोर विद द प्राइवेट बैंक्स। अनिल, एक स्ट्रक्चर आप देखें यूनाइटेड फॉस्फोरस का 119-120 पे आके बंद हुआ है। ये मैं आपसे इसलिए बात पूछ रहा हूँ, क्या ये मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा हुआ है क्या? अगर ये वीक है तो यहाँ पे शॉर्ट बनाया जाए, अगर आपको थोड़ा भी पुल बैक लगता है तो इसमें क्या स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करें? क्योंकि यूनाइटेड फॉस्फोरस की जो रेंज है अपने आप में बहुत क्रिटिकल लग रही है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। यूनाइटेड फॉस्फोरस पे आपकी रिकमेंडेशन? अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में रहा नहीं है, एंड काफ़ी रेंज बाउंड है विद नेगेटिव बायस। बाजार के साथ ये परफॉर्म नहीं किया है, तो एक स्थिति है जिसमें इसकी काफ़ी एवरेजेस 50 डे या अभी भी 200 डे के नीचे चल रहा है। सो आई थिंक द मेजर एवरेजेस इज अबाउट 125। सो अगर आप ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं then probably only above 125, otherwise for now still looks like a range bound stock. मोहित, इस हफ्ते एक वोटिंग होगी संसद में और रिटेल FDI का क्या होना है ये तय होगा। क्या आपको लगता है कि ये भारतीय बाजार की दिशा के लिहाज से कोई एक बड़ा पहलू होगा, या फिर बाजार अभी इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा और वो अपने मोमेंटम पर ध्यान देगा?
देखिए, रिटेल एफडीआई, जहाँ तक सवाल है राजनीतिक समीकरण कैसे बनते हैं उनके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ तक एफडीआई इन रिटेल की ज़रूरत का सवाल है, आज एक ज़रूरत तो है देश के लिए वो, और दूसरी बात ये भी है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट को उसका एक लॉन्ग टर्म सिग्नलिंग जाएगा। अगर रिटेल एफडीआई आता है और स्ट्रक्चरली आता है तो उससे इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है। अगर नहीं आ पाएगा तो एक इन्वेस्टर्स के लिए सेटबैक होगा। इस सेटबैक से मार्केट शॉर्ट टर्म फ्लो तो इम्पैक्ट हो ही सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर कोई सेटबैक होता है तो उससे ये हो सकता है कि जो सरकार ने फैसले लिए थे सितंबर में, उन फैसलों पर कितना अडिग है सरकार, कितना इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव थिंकिंग है, इस बारे में संकेत बाहर जाएंगे, जो कि जो वोटिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेंगे। देन अनिल, एक काउंटर है इंद्रप्रस्था गैस IGL, इसकी जो क्लोजिंग रही वो 266 पे रही है। अगर आज की इसको प्लस करना चाहे तो इसमें स्टॉप लॉस कर रखें। अगेन अनदर वन जो गरी लगता है कि ये ब्रेकआउट होएगा फिर वापस रेंज में चले जाता है। आई थिंक मे बी यू हैव टू कीप अ लिटिल डीपर स्टॉप फॉर ट्रेडिंग एंगल 258 256, बट इसका जो मेन रेजिस्टेंस जोन है वो 273 276। आई थिंक अगर 276 के ऊपर पार कर पाता है देन आई थिंक मे बी लिटिल मोर फायरवर्क्स इन द स्टॉक। अभी जो इंडिकेटिव टिक्स हैं उनके हिसाब से सेंसेक्स निफ्टी थोड़ा सपाट रुख ही दिखा रहे हैं। सेंसेक्स में सिर्फ 23 अंक की एक हल्की बढ़त यहाँ नज़र आ रही है, जबकि अगर निफ्टी को देखें तो ये 2-3 अंक नीचे ही चल रहा है। तकनीकी नज़रिए से आज कहाँ रखी जाए नज़र, क्या रणनीति बनाई जाए, टेक चेक विद प्रकाश काला। तो अब प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रकाश, आज के लिए रणनीति क्या है, खरीदारी या फिर मुनाफा वसूली? कह सकते हैं कि मार्केट काफी हद तक बढ़ चुका है, फ्रॉम 5650 टू 5000, क्लोजर टू 5900, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में। अपमूव स्टिल इंटैक्ट है, मैं कहूँगा कंटिन्यू होल्डिंग लॉन्ग। जब तक स्टॉप 5880 के ऊपर है तब तक कह सकते हैं यस कंटिन्यू होल्डिंग लॉन्ग। कहाँ तक जा सकता है ऊपर? 2 टारगेट्स हैं इस हफ्ते के लिए, एक तो है 5950 और दूसरा एक्सटेंडेड टारगेट है 5967। हाँ, अगर ये जो रेंज के आसपास जाता है तो जरूर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, लेकिन तकनीकी रूप से कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, स्ट्रेस्ड है, इसलिए शायद मुनाफा वसूली आ सकती है, पर सो फार इट्स अप। ठीक है प्रकाश, आज के स्टॉक कौन से होंगे? मुझे 2 स्टॉक अब भी ठीक लग रहे हैं। एक तो है चंबल फर्टिलाइजर, अच्छा बेस बन चुका है, टिपिकल क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, मुझे लगता है 69 और 70 आराम से जा सकता है। सिर्फ एक स्टॉप लगाना चाहिए 67 का ट्रेड लॉन्ग, तो एक चंबल में एक बाय है। दूसरा स्टॉक जो मुझे ठीक लग रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा आपको मिला है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 2100 जोन्स पर, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2150 के आसपास। बस वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। ऑन द अपसाइड एक टारगेट है 2230 का, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। तो चंबल फर्टिलाइजर एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लॉन्ग पोजीशन लगती है मुझे आज। जी शुक्रिया प्रकाश इस रणनीति के लिए। अनिल, अगर आवरली चार्ट्स को देखें वहाँ पर हमें ज़रूर थोड़ी सी ओवरबॉट स्थितियाँ दिख रही हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि शायद अब थोड़ी मुनाफा वसूली उभरे। लेकिन वैसे देखा जाए तो बाज़ार में अभी भी कहीं से ऐसा नहीं लगता कि तिजड़ियों ने अपनी पकड़ ढीली की हो, मजबूती का जो चक्र है वो कहीं पे थमा हो। तो इस वक्त रणनीति बनाना ज़रा मुश्किल नहीं होगा? जी अभी तक तो इवन इन ओवरबॉट इट कैन स्टे ओवरबॉट वे जिधर निफ्टी कुछ खास नहीं करे, थोड़ा लेट्स से 20-30 पॉइंट के रेंज में चलते रहो। बट आई थिंक व्हाट विल हैपन नाउ, जैसे मैंने कहा एक बार 5815 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी मोमेंटम आ चुका है बाजार में, काफ़ी रिटेल पार्टिसिपेशन आ चुका है। सो व्हाट यू कुड सी अ सिचुएशन वे अगर निफ्टी साइडवेज चले जाता है पर लॉट ऑफ स्टॉक्स जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में फॉलो थ्रू, और या जो अभी तक चले नहीं है दे विल स्टार्ट टू मूव। सो आई थिंक दैट ट्रेडिंग इंटरेस्ट इज क्लियरली देयर बाजार में, और वो चलता रहेगा फॉर अ फ्यू सेशंस। अनिल, एक और काउंटर है PVR, इस पे अगर आप कुछ बता पाएँ। PVR में जो डील हुई है उसके बाद से लगातार अच्छा मोमेंटम है, लास्ट क्लोजिंग भी इसकी 18% ऊपर थी। आज कैसा ट्रेड है, क्या एक बार प्रॉफिट बुकिंग आज हो सकती है?
आई वुड थिंक सो 300 आई मीन भले स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक 300 के रेंज में जो चल रहा है वो एक साइकोलॉजिकल रिट्रेसमेंट और रेजिस्टेंस जोन है. सो मे बी अ पॉज. स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है. आई थिंक 2-3 महीने पहले ये स्टॉक 180 का प्राइस चलता था. सो आई थिंक आई वुड एक्सपेक्ट अ पॉज, मे बी नॉट अ करेक्शन, बट आई थिंक द पॉज हियर इज सॉर्ट ऑफ द ऑर्डर फॉर द डे. मोहित, अक्सर हम लोग बाजार के चक्र को, बाजार के साइकिल को जब पलटना होता है तो हम ये देखते हैं कि कोई बड़ा आईपीओ उस समय होता है, या तो बिल्कुल तेजी का दौर खत्म हो रहा हो उस वक्त किसी बड़े आईपीओ के साथ वह तेजी खत्म होती है. हमें रिलायंस पावर याद आता है. और कई बार ये भी होता है कि जब नई तेजी का दौर शुरू होना हो उसके लिए जो ज़रूरी एक रिटेल उत्साह है वो किसी बड़े आईपीओ की कामयाबी से ही निकल करके सामने आता है. इस बार क्या भारतीय इंफ्राटेल को उस तरह की भूमिका निभा पाएगा, और क्या आपको लगता है कि भारती को सिर्फ एक संयोग अच्छा मिल गया है जब उसके आईपीओ के ठीक समय में उसने बाजार का अच्छा मोमेंटम देखा है, या फिर जस्ट एक कोइंसिडेंस है? देखिए, मैं उल्टे तरह से सोचता हूँ. मैं सोचता हूँ कि बाजार अगर अपना मूवमेंट चालू रखता है तो आईपीओज आएंगे और वो उसका फ़ायदा उठाएंगे, और जैसे बाजार का अपटिक होगा उसके साथ आईपीओज को फ़ायदा होगा. भारतीय इंफ्राटेल को क्रिसिल रिसर्च ने ही फंडामेंटल ग्रेडिंग 4/5 दी है, जो कि एक अबव एवरेज ग्रेड है. इसके चलते भारतीय इंफ्राटेल में इन्वेस्टमेंट, जब हम फंडामेंटल ग्रेड की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखा जाता है. एट द सेम टाइम उनका वैल्यूएशन कैसा रहेगा, और उस वैल्यूएशन के ऊपर हमारा कोई नज़रिया हम फंडामेंटल ग्रेडिंग में पेश नहीं कर पाते हैं. मेरा ये सोचना है कि अभी जिस स्थिति में बाजार खड़ा है, अगर आप जीडीपी का डेटा देखें, बहुत कुछ वो गवर्नमेंट कंजम्पशन से सपोर्टेड रहा है. प्राइवेट डिमांड लो थी और इंस्टीट्यूशन और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी लो थे. ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको निवेश करना है तो आप चुनिंदा स्टॉक्स में, चुनिंदा चीज़ों में जहाँ पे कि आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जहाँ फंडामेंटली रिसर्च उसको बैक करती है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें. उसी से फ़ायदा होगा. बाजार के टर्निंग की बात अगर आप करते हैं कि क्या आज बाजार या अर्थव्यवस्था टर्न हो रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, प्राइमरी संकेत मिलते हैं. क्रिसिल रिसर्च ने करीब 730 कंपनियों का, जो कि 92% ऑफ मार्केट कैप है ऑफ एनएसई है, उनका डेटा एनालाइज किया है. हमारा जो डेटा आया है पिछले तिमाही में, उसमें सीधा ये दिखता है कि एबिडा मार्जिन 14 बेसिस पॉइंट्स अप हुए हैं ऑन ए वाई बेसिस, जिससे कि लगता है कि कुछ सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है. लेकिन आज भी कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट की बहुत उम्मीद है, जहां पर डिमांड आज भी डाउन है. ऐसे में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फ्रॉम एन इक्विटी पर्सपेक्टिव 3 से 5 साल में इक्विटी रिटर्न्स अच्छे होने की उम्मीद की जा सकती है. शॉर्ट टर्म मोमेंटम नज़रिया देखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज अभी भी अगर कुछ अच्छे हैं तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर प्रॉब्लम्स आज के दिन में भी हैं, और अगले उनको ठीक होने में करीब 9 से 12 महीने का टाइम लग सकता है. अभी 6 मिनट है मार्केट ओपन होने में. इस बीच डेविड हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हेड इक्विटीज़ है डाइवा एसेट मैनेजमेंट के. डेविड, शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए. इस समय निफ्टी पर आपका व्यू क्या है, क्योंकि आप फंड्स को भी वॉच करते हैं. अगर आप इंडेक्स के हिसाब से देखें, आपको मार्केट कहाँ तक जाता हो लगता है? 2 रिपोर्ट आई थी. गोल्डमैन सैक तो ये कहता है कि 6600 तक भी निफ्टी पहुँच सकता है एट द फाइनेंशियल ईयर एंड. आपका व्यू क्या कहता है कि क्या निफ्टी एक बार अगर 6000 या फिर 6000 को पार कर लेता है तो उसका मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू होगा 6000 से? नमस्कार और शुक्रिया. देखिए, निफ्टी के ऊपर स्पेसिफिक लेवल्स बताना तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन ऐसा है कि जो अंडरलाइंग मोमेंटम है मार्केट में वो काफ़ी पॉजिटिव है. और हमें ऐसा लगता है कि अगर आप देखें कि ईयर टू डेट रिटर्न्स मार्केट के करीब 20-21% हैं, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है अराउंड दिस टाइम, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि दिसंबर मंथ जो है मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट 2011 जब ही बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट था.
तो दिसंबर 2012 भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट किन्हीं कारणों की वजह से करेक्ट भी होता है तो हमें ऐसा लगता है कि अंडरलाइंग सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव है कि 5-6% नीचे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आएंगी। और अगर हमें अगले साल की तरफ देखना है, दिसंबर 2013 की तरफ, तो हमें ऐसा लगता है कि 15 से 18% के रिटर्न्स डेफिनेटली आ सकते हैं। और इसका बेसिस ये है कि जो अर्निंग्स अभी हैं मोस्टली इंडियन कंपनीज़ की, वो काफ़ी सबड्यूड है क्योंकि डिमांड भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो दोनों चीज़ें पलट सकती हैं एंड अर्निंग्स कैन बी मच बेटर देन पीपल आर एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो अर्निंग्स अपग्रेड्स आएंगी तो फिर बाज़ार का जो अंडरलाइंग वैल्यूएशन है वो इतना महंगा नहीं लगेगा, और अगर आप 15 की भी उसको डिस्काउंटिंग देंगे तो हमें यहाँ से काफ़ी डिसेंट अपसाइड दिखता है मार्केट में। बट ये है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और जब तक ये जो फंडामेंटल्स है वो एकदम डिसाइसिवली टर्न नहीं होते तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। जी डेविड, सवाल वही है कि फंडामेंटल्स अभी क्या, अगर हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो क्या एक बॉटम आउट जैसी स्थिति होती हुई देख रहे हैं? अभी हमने जीडीपी आंकड़े देखे, उन पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हुआ जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक तीखी ढलान जो पहले दिख रही थी वैसी ही स्थिति बरकरार हो। और बहुत सारे देशी विदेशी फर्म्स ने, रिसर्च हाउसेज ने, ब्रोकरिंग फर्म्स ने आगे के लिए अपना नज़रिया जो है वो पहले से थोड़ा सुधारा है। तो क्या इस लिहाज से आप कुछ बेहतर संकेत देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में? हाँ, थोड़े बहुत संकेत तो दिखाई दे रहे हैं। एक तो कि पॉलिटिकल सिचुएशन शायद यहाँ से थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। हमें ऐसा लगता है कि जो इंक्रीमेंटल रिफॉर्म प्रोसेस है उसमें थोड़े बहुत स्टेप्स आगे लिए जाएंगे, तो इसी वजह से अंडरलाइंग बिजनेस सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा, और बिजनेस सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी उसके पीछे पीछे अच्छा हो जाएगा। और जो मॉनेटरी सिचुएशन है कंट्री की, उसके ऊपर जो केंद्रीय बैंक है वो थोड़ा बहुत अमल करके हमें ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी सिचुएशन थोड़ा लूज़ हो जाएगा आगे चल के। इंटरेस्ट रेट्स में भी अराउंड 100 बेसिस पॉइंट से कट सकती हैं ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स और सो। तो इंटरेस्ट रेट्स का भी थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग होगा, और इसी वजह से यहाँ से जो है ओवरऑल जीडीपी में अराउंड 1 या 1.5% का बढ़ावा आ सकता है। मार्केट खुलने में करीब 1.5 मिनट है। नील, इस बीच आपके आज की पिक क्या होंगी? आई थिंक एक रेमंड ठीक लग रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके थोड़ा वापस पुल बैक आ रहा है फ्राइडे के दिन। आई थिंक इफ यू गेट इट अराउंड 431 मे बी विद अ 410 स्टॉप 500 की टारगेट के लिए कर सकते हो। आई थिंक आदित्य बिरला नुवो अच्छी अप मूव में है, इसका अभी भी अनफिनिश टारगेट करीबन 1160 का है, सो इफ दैट कम्स डाउन अ लिटिल बिट वो भी लेना चाहिए। अनिल, एक और काउंटर है यूनाइटेड स्पिरिट्स। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 2% नीचे आके बंद हुआ है। एटलीस्ट शॉर्ट ओपन करने चाहिए जिन्होंने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रेड करना चाहता है, या फिर अभी एक बार डिप मिल जाए तो वापस इसमें पुल बैक मिलेगा? I think probably the latter. I mean, how do you judge a stock जो 1000 रुपए में एक महीने के अंदर 2100 हो गया है? I think clearly ये एक अभी MNC कंपनी माना जा रहा है. So after the stake sale, now it's an MNC and normally MNC कंपनीज को हायर PE या हायर रेटिंग मिलता है. So उस हिसाब से I'll still believe कि फॉल में, एटलीस्ट फर्स्ट फॉल में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी यूनाइटेड स्पिरिट्स में. बिल्कुल, क्या 20 सेकंड भी रह गए मार्केट खुलने में, लेकिन इंडिकेटिविटीज के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि आज मार्केट ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लैट ही खुलेगा. सेंसेक्स सिर्फ 2 अंक ऊपर ही आके फ्रीज हुआ है और निफ्टी तो इनफैक्ट 1 पॉइंट डाउन आके फ्रीज हुआ है. तो देखना होगा आज मार्केट की ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट होने के बाद किस तरह का रुख रखता है, क्योंकि मोमेंटम तो है मार्केट के अंदर, लेकिन अब ये भी कह सकते हैं जिनकी 5600-5700 पे पोजीशन है एटलीस्ट उनकी तरफ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो. और ये हफ्ता इसलिए भी ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि इस हफ्ते के अंदर वोटिंग भी होनी है
एफडीआई रिटेल में एफडीआई को लेकर, तो ये अपने आप में गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी और गवर्नमेंट के रिफॉर्म प्रोसेस को भी एक तरह का मीटर है जिससे पता लग पाएगा कि गवर्नमेंट कितनी स्ट्रेंथ रखती है अपने रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। तो फिलहाल निफ्टी ओपन होते हुए 2 अंकों की मामूली गिरावट के साथ निफ्टी आज ओपन हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट है। अभी सेंसेक्स मामूली 15 अंकों की बढ़त के साथ ओपन करता है। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट, सिर्फ 1.5 अंकों की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। आज की जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उसमें वापस स्ट्रेंथ आई है स्विट्जरलैंड के अंदर, ये 3% ऊपर है, अभी 20 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। असल में कुछ दिन पहले रीस्ट्रक्चरिंग की न्यूज़ थी, उसके बाद से लगातार इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिली है। डीएलएफ पुल बैक का स्ट्रक्चर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 210 को इसको पार किया, आज 1% वापस और ऊपर आ गया है। तो इस पर नज़र रखनी होगी कि 207 206 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें आगे बढ़े। अनिल से समझेंगे भी इसके बारे में। एसीसी के अंदर वापस पुल बैक आया है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा वीक हो गया था ये, या फिर ये भी कह सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ सेक्टर टू सेक्टर है वो सीमेंट पे भी देखने को मिला, क्योंकि लास्ट 3-4 सेशन के अंदर सीमेंट पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जिस तरह से बैंकिंग या रियल एस्टेट या फिर इंफ्रा कंपनीज के अंदर मेटल पैक के अंदर पुल बैक मिला, ऐसा सीमेंट में नहीं था। ऑल्दो इससे पहले तक सीमेंट काफ़ी अच्छा मोमेंटम के साथ कामकाज करते हुए रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी आज करीब आधे % से कुछ ज़्यादा की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। टाटा स्टील रिजल्ट के बाद जो टूटा था ऑलमोस्ट अपनी सारी गिरावट को अब खत्म कर चुका है, ये 387 पे वापस पहुंचा है, आधे % की बढ़त आज भी इसमें देखने को मिल रही है। एसबीआई का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, अब जैसे अनिल भी बता रहे, अब प्रकाश भी कह रहे थे कि इस पर नज़र रखी जाए, तो एसबीआई के अंदर आज आधे % से कुछ ज़्यादा की मजबूती है। मारुति सुजुकी भी आधे % बढ़कर कामकाज करते हुए, हालांकि इन्होंने असमर्थता दिखाई है, जो कि लैंड पे अब ज़्यादा पैसा देना होगा किसानों को, वापस अब जो रिवैल्यूएशन हुआ है, लेकिन मारुति ने कहा कि उसका फंड्स नहीं है देने के लिए, उसको लेकर भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंस देनी होगी कि इस खबर का पूरी तरह से रिएक्शन कैसे आता है। हिंडाल्को के अंदर 1% से कुछ ज़्यादा की मजबूती है। आज की वीक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कहाँ पे आज दबाव देखने को मिल रहा है, वो है एनटीपीसी, आज 1.5% टूटा हुआ है। बीपीसीएल के अंदर 1% को नुकसान, एचडीएफसी और एनटीपीसी, ये सभी आज ऐसे काउंटर्स हैं जो कि प्रेशर में ही कामकाज कर रहे हैं। तो ये कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे आज वीकनेस है। अब मोहित, अगर आप आज की ओपनिंग देखें, इनफैक्ट जिस तरह की ओपनिंग मिली है, एक इस तरह की ओपनिंग उम्मीद भी थी कि आज ऐसी ओपनिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट में थोड़ी थकावट दिख रही है। अगर सेक्टोरली किसी को शिफ्ट करना हो, आपको लगता है कि बैंकिंग में अगर बने रहने तो चलो ठीक है, क्या ऑयल एंड गैस से एक बार बाहर आ जाएं, क्योंकि अब इस सेगमेंट के अंदर उतना बज़ नहीं रहा, उतना न्यूज़ फ्लो नहीं रहा, या उतना पॉजिटिवनेस नहीं रही है, ये पैसा शिफ्ट करके इंफ्रा में डाल दें अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो चर्निंग करनी है तो? देखिए, आपने सबसे पहले बैंकिंग के बारे में पूछा। बैंकिंग में भी 2 सब सेक्टर्स होते हैं मेरे हिसाब से, एक तो प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की स्थिति, उन्होंने अपनी स्थिति नेट जीएनपी लेवल पे बहुत अच्छी बरकरार रखी हुई है, और फ्रॉम ए एसेट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक, एनपीएज इस क्वार्टर में भी गिरे थे एट द ग्रॉस लेवल, एट एक्यूमुलेटेड लेवल जीएनपीए करीब 40-42 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं, 3.82 का जीएनपीए चल रहा है, जो कि एक उम्मीद भी थी, लेकिन उस लेवल पे आपको जाके और कितना नीचे जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक के एसेट क्वालिटी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और उस हिसाब से उसमें फंडामेंटली उतनी आप स्ट्रेंथ नहीं देख पाएंगे। सिमिलरली जहाँ तक ऑयल एंड गैस की बात है, ऑयल एंड गैस में मोमेंटम ड्रिवन जब भी आता है तो एक उसमें आप शॉर्ट टर्म नज़रिए से देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग ऑपरेटर्स या जो भी ब्रोकर्स या इन्वेस्टर्स ऑपरेटर बुकिंग करते हैं, और वो एक बहुत शॉर्ट टर्म वो होता है। लॉन्ग टर्म में इस साल अगर आप देखते हैं ऑयल एंड गैस में, अगेन 2 थिंग्स, वो द मार्केटिंग कंपनीज उनको इस बार गवर्नमेंट से अच्छी सब्सिडी मिली है, और उसके कारण उनका नेट लॉस जो पिछले साल था वो उसके मुकाबले इस साल इस क्वार्टरली में उन्होंने अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। एट द सेम टाइम the bigger for the oil refineries and the large oil companies, the question is कि ऑयल एट ग्लोबल लेवल ऑयल का क्या नज़रिया रहता है, और उसमें ग्लोबल इश्यूज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यूएस में फिस्कल क्लिफ का क्या होगा, यूरोप में जो मंदी बरकरार है और जिसके बारे में आज अभी भी कोई रिजोल्यूशन नज़र नहीं आता है ओवर नेक्स्ट 9 to 12 months,
उसके बारे में क्या होगा और उसके कारण ऑयल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आई थिंक दीज थिंग्स विल बी डिफाइनिंग द ओवरऑल, अगर आप नेक्स्ट 1 मंथ मोमेंटम इन ऑयल कंपनीज देखेंगे। अनिल, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ जी मोहित अभी आते हैं आपके पास। अनिल, ऑटो शेयरों ने खासतौर पे अच्छी वापसी दिखाई है और जैसे कि हमने देखा टाटा मोटर्स लाल निशान में शुरुआत हुआ लेकिन अभी हल्की बढ़त में आ गया है। मारुति जिसने हल्की बढ़त के साथ शुरुआत की थी वो अब अच्छी तेजी दिखा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 10 रुपये के 11 रुपये के फायदे में है। क्या ऑटो पैक की ये जो अभी सुबह सुबह की अच्छी एक चाल दिख रही है ये आगे कंटिन्यू कर पाएगी? Should be, but again, मेरा मानना है I'll stick with Maruti और M&M. I think M&M clearly life high में है, breakout हुआ है, तो I still see a lot of upside. For trading still with Maruti, I think 1540, 1550 तक जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, I think the other one that is strong but a little confusing on the charts, क्यों चला है इतना, is Bajaj Auto, but even that's at a life high, so that will still look strong on the charts. बाकी के जो स्टॉक्स है, आई थिंक हीरो होंडा या टाटा मोटर, दे स्टिल लुक लाइक ट्रेडिंग मूव्स रादर देन इन फ्रेश ब्रेकआउट्स। आज कुछ एक और ऐसे मिड कैप काउंटर्स भी हैं जो कि अच्छी बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। जैसे एम्फेसिस के अंदर काफ़ी दिनों के बाद आज एकदम से तेज़ी आई है, ब्रेकआउट, इनफैक्ट एक खबर भी है इसके साथ जुड़ी, इस वजह से भी इसमें मजबूती है। इसके अलावा नाल्को भी बढ़कर कामकाज करते हुए ट्यूलिप टेली के अंदर आज 4% से कुछ ज़्यादा का इजाफा है। यूनाइटेड फॉस्फर जिसके बारे में बात भी कर रहे थे अभी 3-3.5% ऊपर है। स्विट्जरलैंड के अंदर भी 2% से कुछ ज़्यादा की मजबूती मिली है। अनिल, इसमें एक स्ट्रक्चर और है मिड कैप स्पेस में, वो है एवरेस्ट कांटो और एक BEML पे अगर आप देखें तो उसमें जो मैनेजमेंट के साथ जो बैड न्यूज़ जुड़ी हुई है, खैर वो अपना काम कर रही है, लेकिन काउंटर इतना टूट चुका है कि यहाँ पे आके कई बार ऐसा लगता है कि वैल्यू पिक है। आपको लगता है टेक्निकली कि यहाँ पे अगर इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशनल या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन का कोई ट्रेड लेना चाहें तो कंफर्टेबल होगा? 289, 290 का भाव अभी मिल रहा है, 1.5% ऊपर है। आई थिंक सी लाइक आई सेड, काफ़ी स्टॉक्स अभी सेंटिमेंट के तौर पे चलेंगे, क्योंकि जब लोग आएंगे लेने के लिए तो द फर्स्ट टेम्पटेशन, अगर आप बाजार में नहीं रहा इतने दिनों से, आपकी फर्स्ट टेम्पटेशन इज जो स्टॉक्स बीटन डाउन है या जो स्टॉक्स चले नहीं है। नाउ इट्स अ डेंजरस प्लॉय, बट यू नो दैट्स हाउ द मार्केट मूव्स। एक बार इंडेक्स टूटता है तो स्टॉक सब कैचअप होता है। मेरा मानना काफ़ी वीक स्टॉक है। अगर इफ आई हैड टू टेक अ फ्रेश कॉल ऑन दिस, मे बी 300, 307 इसकी 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज है, एंड इट डजंट ट्रेड, इट हैज बीन इन अ डाउन ट्रेंड विदाउट ट्रेडिंग मच अबव दीज एवरेजेस। तो जब तक 300, 307 के ऊपर नहीं चले जाता है, मेरा मानना है अभी भी ये एक ट्रेडिंग पुल बैक है। एंड जस्ट लाइक आई सेड, क्योंकि सेंटिमेंट बाजार में ठीक है तो एक उसके तौर पे एक बाउंस मिल रहा है, बट अदरवाइज नो रियल स्ट्रेंथ ऑन द चार्ट्स। डेविड, इसमें मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इस समय किस तरह का बदलाव आप अपने पोर्टफोलियो में करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो है थोड़े बहुत सिक्लिकल्स का वेटेज बढ़ा दिया है और हम लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल्स में ओवरवेट है, बोथ बैंकिंग एंड NBFCs, और हमें जो ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी जो ऑटो सेक्टर है वो भी अच्छा ही लगता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आगे बढ़ ही रहा है। तो इन 3 सेक्टर्स में हमारा ओवरवेट पोजीशन है। अगर आप ये ऑयल एंड गैस सेक्टर देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा ये सब्सिडी का इशू है और अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि इन कंपनीज़ को कितना सब्सिडी शेयर ओवरऑल बेयर करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट वीक का जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि ये आधार बेस्ड कार्ड्स के ऊपर से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होगा, अगर इससे जो सब्सिडी जो टोटल अमाउंट है सब्सिडी का, उसमें अगर एक क्लियर अमाउंट आ जाता है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज में ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव हो जाएगा और इनकी टोटली ओवरऑल री-रेटिंग हो सकती है। लेकिन इसको काफ़ी वक्त लगेगा, ये एक इमीडिएटली नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है जिसके ऊपर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये एक सेक्टर हमारे ओवरऑल रेडार स्क्रीन में भी अभी भी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर। जी बिल्कुल। अभी अगर निफ्टी की ताज़ा हालत देखें तो लगभग 10 अंक की बढ़त के साथ चल रहा है।
5900 को छूने की कोशिश निफ्टी स्पॉट कर रहा है, अभी इसने छुआ नहीं है आज के कारोबार में, तो उस पर एक नज़र रहेगी। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। शेयर बाजार लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। निफ्टी की ताज़ा हालत देखें तो वही 11-12 अंक की बढ़त दिख रही है हल्की सी, लेकिन इस बीच सुजलॉन की चार्ट पर खास नज़र जा रही है। लगातार 3 दिन काफ़ी शानदार उछाल के अनिल, अब इसने डेली चार्ट पे भी स्थितियां काफ़ी बदली हैं, तो यहाँ पर क्या करना चाहेंगे? अब एक बार ये 19-21 का रेंज पार करे फिर अगली पोजीशन लें अपनी, या फिर चूंकि डेली चार्ट पे एक साफ तौर पे बढ़िया चाल दिख रही है इसलिए उसका फ़ायदा उठाया जाए? Again, I think आपकी प्रॉब्लम होएगी once you convert it into the longer term charts, it won't change क्योंकि इतना स्टॉक गिरा है तो मंथली चार्ट will still remain very weak. मेरा मानना पर्सनली आई थिंक इट्स स्टिल अ ट्रेडिंग अर्ली साइन, बट यस इट्स अ गुड साइन कि जिस तरह से वॉल्यूम्स बिल्कुल, तो अनिल से भी संपर्क टूटा है, लेकिन सुजलॉन जैसे काउंटर पर नज़र रखनी होगी। जैसे थोड़ी देर पहले राजीव भी बता रहे थे कि 19 का एक बार इसने लेवल पार किया और इसके ऊपर बना रहता है तो शायद एक अच्छा मूव के लिए काउंटर तैयार भी हो जाएगा। थोड़ा ये समय लेगा, लेकिन इस काउंटर के अंदर अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा है कि ये अपने आप को चला सकता है। डेविड, अब बैंकिंग काउंटर में जैसे एक्सपोजर है किसी का और किसी को अपने पोर्टफोलियो को चर्निंग करना है, से उसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उसने 5600-5700 पे निफ्टी में कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर पैसा डाला था जहाँ से प्रॉफिट है, से बैंकिंग है, उसको मेटल से कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो अगर रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहता है तो किस तरह से करे? शिफ्ट का हो क्या यहीं पे बना रहे? देखिए, मेरे हिसाब से अगर किसी का बैंकिंग सेक्टर में किसी का ओवरवेट पोजीशन है तो उसे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में अगर सिक्लिकल बाउंस भी आता है तो उसका रिफ्लेक्शन बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले होगा, और अगर एनपीए सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उसका इम्पैक्ट आएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मुझे ऐसा लगता है कि दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में ओवरवेट रहना ही चाहिए। और जहाँ तक मेटल सेक्टर का सवाल है तो ये तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अवलंबन है, और हमें ऐसा लगता है कि चाइना का जो स्लो डाउन है, अगर आप उसकी ओवरऑल ग्रोथ रेट देखें तो अराउंड 7.5%, तो दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली स्लो, लेकिन जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट है, यानी कि जो डेल्टा है, जो वहाँ पे मेटल यूसेज होता है वो इंक्रीमेंटली कम हो रहा है, तो मेटल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें ऐसा लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस ओवरऑल सबड्यूड रहेंगी, जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी। तो मेटल सेक्टर ज़्यादातर हमारे हिसाब से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जबकि बैंकिंग सेक्टर में लोगों को स्ट्रक्चरली होगा, वहाँ पे एक सेक्युलर अपसाइड दिखता है हमें। डेविड, एक आखिरी सवाल आज के लिए, और सवाल दरअसल पुराना है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या कोई नया जवाब जुड़ता है या नहीं। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी, शुद्ध खरीदारी नेट बाइंग एफआईआई की ओर से हो चुकी है। इस वक्त म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रैटेजी, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी स्ट्रैटेजी आपको क्या लग रही है? मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी इक्विटी में या तो फुल्ली इन्वेस्टेड है या फिर ऑलमोस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड है। जो हम लोग सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स का थोड़ा बहुत रिडेम्पशन है। तो अगर इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को भी उतनी अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे एफआईआईज़ को है इंडियन इक्विटी मार्केट पे, और वो लोग इंडियन फंड्स में भी अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स डालते हैं, तो फिर इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी इस ओवरऑल रैली में पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा हमें लगता है। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सेलिंग देखी है वो लार्जली इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिडेम्पशंस। शुक्रिया डेविड, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पूरे इस सेक्टर में अगर किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अलग अलग सेक्टर पे आपका जो व्यू है। अनिल, आप कुछ बैंकिंग काउंटर में आपका मिड कैप बैंकिंग में कोई फेवरेट है? अगेन आई थिंक ऑलरेडी कर्नाटका बैंक की विचार किया है, बट आई थिंक मे बी लिटिल एक्सपेंसिव नाउ। अगर आप इसमें है तो बना रहना चाहिए।
आई थिंक दी टू दैट कम टू माइंड फ्रॉम द PSU की चल रहा है पर अभी भी अपसाइड जारी है, आई थिंक इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इफ यू लुक एट द अदर वन इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आई थिंक बोथ काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव में, आई थिंक अपसाइड अभी भी जारी है। सो दोस टू यू कुड लुक एट एनी डिप एंड दी मे बी अ डार्क हॉर्स कुड बी विजया बैंक। आई नो उसमें 60-61 में काफी रेजिस्टेंस है, बट अगर 60-61 के ऊपर चले जाए देन आई थिंक यू कुड सी अ गुड मूव देयर आल्सो। SBI में क्या करना चाहेंगे अनिल? इसमें एक नीचे के स्तर से लगभग 2050 के आसपास के स्तर से एक अच्छी चाल तो आ गई, ये चाल कितने आगे जा पाएगी? It's a tough one, I guess. अगर आप बैंकिंग में रहना चाहिए, that becomes your first pick in PSU banks. But overall setup इतना कुछ खास नहीं लग रहा है. So I think maybe closer to 2250, 2260 एक initial profit taking opportunity बननी चाहिए. मोहित, आपकी तरफ से अब जिस तरह का मूवमेंट है मार्केट के अंदर बना हुआ है, अगर किसी को शिफ्ट होना है, बात बार आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा समय भी आ गया है जब आपके प्रॉफिट्स मार्केट के अंदर रहते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तभी मानी जाएगी जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। किस सेक्टर से आपको लगता है कि एक बार बाहर आ जाना चाहिए या फिर इसमें इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए? अगर होना भी चाहिए तो कम होना चाहिए? देखिए, अगले 9 से 12 महीने के हिसाब से देखेंगे तो इस जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है। सो एंड वो अक्रॉस द इकॉनमी होगा। सो ऐसा कोई स्पेसिफिकली सेक्टर नहीं लग रहा कि जहाँ पर कि आपको अभी बाहर आना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म अगर किसी की एक्सपेक्टेशन है तो वो कर सकते हैं। इन द लॉन्ग रन देयर आर सम सेक्टर्स विच आर करंटली वेरी मच बीटन डाउन। उन सेक्टर्स में थोड़ा और टाइम देके मे बी अगले 6-1 महीने में कुछ उम्मीदें बनेंगी और वहाँ पे उन सेक्टर्स में आपको जब वो बॉटम आउट होते दिखें तो आप उसमें घुस सकते हैं। उनमें अगले 6 महीने में आपको नज़र रखनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का बहुत इशू है, डिलेज हो रहे थे। अगर पॉलिसी रिफॉर्म आप देखेंगे तो अगले 6 महीने में कभी हो सकता है कि वो कम्प्लीटली बॉटम आउट हो जाए और वहाँ पर आपको वहाँ से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर बैंक जिनमें कि अभी NPS क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़े जा रहे हैं, अगर वो एक वहाँ पे भी NPS के लेवल पे एक बॉटमिंग आउट सिचुएशन दिखती है तो फ्रॉम ए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस पे भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी ओवर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ होराइजन से। जी, अगर बाजार की हालत देखें, निफ्टी वही 5900 के नीचे थोड़ा सा अटका हुआ है, अभी पार करने की स्थिति में नहीं आया है, लेकिन ओपनिंग शॉर्ट इस बाजार में कहां पर है देखते हैं। राजीव, अभी कई आप बैंकिंग काउंटर्स की चर्चा कर रहे थे। अनिल ने भी बताया कि कई ऐसे मिड कैप स्पेस है बैंकिंग में जहां पे मूव अभी भी लगता है कि काफ़ी बेहतर मिलेगा। और ये बात नहीं भूलना चाहिए कि बैंकिंग ही एक ऐसा सेक्टर है जो ओवरऑल मार्केट को इस रेंज में आके संभाल सकता है और भी चला सकता है, और इसकी वीकनेस मार्केट को वापस तोड़ सकती है। लेकिन मिड कैप बैंकिंग में अभी भी काफ़ी रूम है, अभी भी काफ़ी स्पेस है। उसमें एक काउंटर हमने चुना हुआ है आंध्रा बैंक। इस काउंटर पर नज़र रखी जाए। असल में आंध्रा बैंक का स्ट्रक्चर है अपने आप में काफ़ी अच्छा है, अच्छा इन सेंस में है क्योंकि इसने पुल बैक के बाद, अब कंसोलिडेशन के बाद अभी ऐसा स्ट्रक्चर बना है जहाँ पे आके स्ट्रेंथ विजिबल है। अभी मार्केट की गिरावट के साथ उतनी तेज़ी से नहीं टूटता, लेकिन बढ़त के साथ पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को अब ये कहेंगे कि जो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर था उसमें अब चेंजेस दिखे हैं। टारगेट एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से है, इसमें 118 तक का टारगेट आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 109 का रखना होगा। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस इसलिए भी दिया है क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरह की फ्लक्चुएशन है, अगर आप उसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो जल्दी हिट होने के चांसेस भी हैं। इसलिए 108, 70, 109 तक का स्टॉप लॉस रखें। 118 तक का टारगेट उम्मीद है कि शायद इस हफ्ते के अंदर आपको ज़रूर आता हुआ दिखेगा। तो आंध्रा बैंक आज हमारी तरफ से इस पर नज़र रखें। 118 का टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। जी, और इस बीच अगर हम देखें LNT के चार्ट को, अनिल लगभग 1700 के आसपास ही पहले भी इसने रेजिस्टेंस लिया था, बाधा ली थी वहाँ पर, अब एक बार फिर उसके करीब पहुँच रहा है। जो अक्टूबर के अंत में हमने ऊपरी स्तर देखा था वहाँ पहुँच रहा है। तो इस वक्त क्या एक बार फिर से वहीं मुनाफा वसूली का दबाव बनेगा या आपको लगता है इस बार पार कर पाएगा? नहीं, आई एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट 1740 तक तो जाना चाहिए। आई थिंक इसकी सेक्टोरियल चार्ट में थोड़ी ब्रेकआउट हो रही है। अनफॉर्चुनेटली आई लुक्ड एट द कंपोनेंट्स
L&T अकेला आई थिंक 60% है सेक्टोरियल चार्ट्स में, सो क्लियरली उसका जो मूव आता है देन इट अफेक्ट्स द सेक्टर, बट बाय इटसेल्फ इट लुक्स ओके। आई स्टिल फील कि अभी भी अगर आप ये सेक्टर कैपिटल गुड्स में कोई भी स्टॉक चुनना है तो फर्स्ट पिक लार्सन एंड टुब्रो ही रहेगा, तो मे बी 1740 का टारगेट रख के चलना चाहिए। मिड कैप पे कुछ एक ऐसे काउंटर्स भी हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी मोमेंटम है। जीवी के पावर आज फिर से बढ़कर ही कामकाज करते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर भी आज हरा निशान ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस काउंटर के अंदर 103-104 की जब से रेंज ब्रेक हुई है तब से इसके अंदर वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिला है। अनिल, फोर्टिस हेल्थ केयर एक पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इसने एक कंसोलिडेशन का जो पैटर्न था एटलीस्ट इसको ब्रेक किया है। कंफर्म तो नहीं किया है कि यहाँ से और चलेगा, लेकिन इस पैटर्न को ब्रेक करना ही अपने आप पे फर्स्ट सिंबॉलिक है कि शायद यहाँ से चलने के लिए काउंटर तैयार है। फोर्टिस पे आपकी रिकमेंडेशन? अगेन अगर आप देखी जाए तो द स्टॉक हैज डन नथिंग फॉर लाइक ओवर अ ईयर। ये लास्ट हफ्ता एक बड़ी मूव आई है, वॉल्यूम्स आल्सो ऑन द गुड साइड। I'd probably wait till about 125, उधर तक जा सकता है क्योंकि वो उधर 200 सिंपल वीक मूविंग एवरेज है, बट इफ यू गेट क्लोजर टू 125 आई थिंक उधर ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट अभी भी एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। इस बीच अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी का कहना है कि कंपनी ऑस्ट्रेलिया माइनिंग कारोबार पर करीब $900 करोड़ का निवेश करेगी। ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा रिसोर्स जो अभी एक्सप्लोरेशन हमने फर्स्ट फेज का कंप्लीट किया है एंड टोटल रिसोर्सेज 10 बिलियन टन्स जो आ रहा है, एंड अभी हम फर्स्ट फेज के अंदर 60 मिलियन टन्स पर ईयर के लिए प्रोडक्शन पे जाएंगे और पहला कोल 2015 में शिप आउट होगा ऑस्ट्रेलिया पोर्ट से। और हम लोगों का प्लानिंग है कि मोर देन 50 to 60% कोल इंडियन मार्केट में आना चाहिए, जिससे अपनी जो एनर्जी की जो नीड है वो सेटिस्फाई कर सके। सर अगर बात करें पूरे अदानी एंटरप्राइजेस की जो विजन 2020 है हमारा, जो कि उसके ऊपर अब किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन प्लान किस तरीके से है, क्या स्टेटस है, अभी कहाँ हमने अपने हमारे जो टारगेट्स है वो पहुँच चुके हैं? ऐसा है कि हमारा 2020 का जो विज़न है जिसमें 200 मिलियन टन पॉट कैपेसिटी, 200 मिलियन टन माइनिंग और 20,000 मेगावाट 20,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की जनरेशन करने की है। वो 20,000 मेगावाट जो पावर जनरेशन में से 10,000 मेगावाट हम नेक्स्ट 6 महीने के अंदर वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का जो 10,000 मेगावाट है, हम लोगों का प्लानिंग है कि बाय 2017-18 तक हम डिफरेंट स्टेज पे कंप्लीट कर देंगे। जैसे दहेज पे हमने एक पावर प्लांट की साइट है, भद्रेश्वर में है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर है, वो 6,500 मेगावाट का एनवायरनमेंट अप्रूवल्स और वो सब आ गया हुआ है। नाउ वी आर अवेटिंग बेसिकली के ये कोल पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड कोल इंडिया का किस तरह का रुख क्लियर होता है, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट हम आगे कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। तो अब मोहित, पावर प्रोड्यूसर्स पे आपका अपना आकलन क्या है, कोई स्ट्रेटजी इस समय? देखिए, जो कोल का इशू है वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है पावर के इसमें। ओवरऑल हमारा एज क्रिसिल रिसर्च हमारा फंडामेंटल कॉल ऑन NTPC 515 है, विच इज़ एक्सेलेंट ऑन द फंडामेंटल साइड। NTPC को हम कवर करते हैं, उसमें हमारा लॉन्ग टर्म एक फेयर वैल्यू 214 रुपये पे मेंटेन कर रहे हैं। इससे हमारा अनुमान है कि अभी जो इश्यूज आ रहे हैं ओवरऑल इन द नेक्स्ट 1 ईयर रिफॉर्म प्रोसेस अगर मजबूती पकड़ती है तो ये इशू धीरे धीरे रिजॉल्व होने चाहिए, और इससे कोल अवेलेबिलिटी का जो सबसे बड़ा इशू है पावर में वो रिजॉल्व होगा। पावर इज़ वेरी सेंट्रल। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करें तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात सरकार एवं सारे स्टेक होल्डर्स को ज्ञात है। उनको एट द सेम टाइम देयर आर ऑपरेशनल इश्यूज जिनको रिजॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। शॉर्ट टर्म में ब्लिप्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वार्टर में NTPC इटसेल्फ का प्लांट अवेलेबिलिटी, प्लांट लोड फैक्टर दोनों कम थे, लेकिन ये इन पे नज़र रखनी चाहिए, इनको देखना चाहिए। एट द सेम टाइम
आज एसईबीज वगैरह एसईबीज भी एनटीपीसी को पे आउट करती हैं। आज पावर सेक्टर, पावर में कंज्यूमर्स भी ये चाहते हैं कि उनको पावर एक कंसिस्टेंट तरीके से मिले, और उसके लिए अगर उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पे आउट करना है तो उसके लिए भी वो राजी हैं। स्टडी दर स्टडी ये बात सामने आई है। इसका साफ मतलब ये निकलता है कि पावर अवेलेबिलिटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड उसके लिए आई थिंक जो भी राजनीतिक समीकरण बनेंगे ये उभर के कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन सामने आएंगे अगले पूरे वित्तीय वर्ष में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। इस बिजनेस को बताया अपने सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पे प्लस करना है और कहाँ पे आपको दूर इसमें रहना चाहिए।